नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। 30 सालों में दुनिया भर में एडल्ट डायबिटीज के मामले हुए दोगुने। डायबिटीज के आधे से ज्यादा मामले आए सिर्फ 6 देशों में। भारत में है सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट। ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिभाशाली भारतीय युवाओं के लिए शुरू की योजना का नाम है मेट्स यानी मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम। योजना के तहत भारतीय युवाओं को ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा काम करने का मौका। और आज है बिरसा मुंडा जयंती। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 15 नवंबर का दिन। बिरसा मुंडा थे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी नेता और धर्म सुधारक। आइए शुरू करें। अगर आपको यह बताऊं कि पिछले 30 सालों में दुनिया भर के एडल्ट्स में डायबिटीज के मामले दोगुने हो गए हैं और दुनिया भर में लगभग 800 मिलियन से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हुए हैं, तो क्या आप ये मानेंगे? दोस्तों, ये डेटा चिंतित करने वाला जरूर है, लेकिन सच है। दरअसल हाल ही में डायबिटीज को लेकर एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल स्टडी हुई है। एनसीडी रिस्क फैक्टर कोलैबोरेशन के वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर यह स्टडी की है। इस स्टडी में दुनिया भर में 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के 140 मिलियन से ज्यादा एडल्ट को शामिल किया गया था। और सबसे खास बात यह कि यह स्टडी डायबिटीज की रेट्स और ट्रीटमेंट का पहला ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है। इसके परिणाम द लैंसेट में प्रकाशित हुए हैं। इसमें कुछ चौंकाने वाले डेटा सामने आए हैं। इसमें बताया गया है कि पिछले 30 सालों में ग्लोबल एडल्ट डायबिटीज के मामले दोगुने हो गए हैं, जिससे दुनिया भर में 800 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। एडल्ट डायबिटीज की रेट 1990 में लगभग 7% थी, जो अब बढ़कर 2022 में 14% हो गई है, यानी दोगुनी। वैज्ञानिक इस ग्रोथ का मुख्य कारण लाइफस्टाइल में बदलाव, ओबेसिटी की हाई रेट और वेरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को मानते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि डायबिटीज के आधे से ज्यादा मामले सिर्फ 6 देशों में पाए जाते हैं। जैसे भारत में इस समय डायबिटीज पेशेंट की संख्या सबसे ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि भारत में दुनिया के कुल डायबिटीज पेशेंट के 1/4 से भी अधिक पेशेंट्स की संख्या पाई जा रही है। यह संख्या है लगभग 212 मिलियन। वहीं चीन 148 मिलियन पेशेंट्स के साथ दूसरे स्थान पर है और उसके बाद है अमेरिका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और ब्राजील। वहीं हाई इनकम वाले पश्चिमी देशों में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में डायबिटीज की दर सबसे अधिक है। यह क्रमशः 12.5% और 8.8% है। इसके साथ ही फ्रांस, डेनमार्क, स्पेन, स्विट्जरलैंड और स्वीडन जैसे देशों में 2022 में महिलाओं में डायबिटीज की दर 2 से 4% थी और पुरुषों के लिए डेनमार्क, फ्रांस, युगांडा, केन्या, मलावी, स्पेन और रवांडा में डायबिटीज की दर 3 से 5% के बीच थी। स्टडी में यह भी बताया गया है कि कई हाई इनकम वाले देशों ने डायबिटीज के ट्रीटमेंट की दरों में सुधार किया है। जहां 2022 में 55% से ज्यादा एडल्ट्स को ट्रीटमेंट मिल रहा था, लेकिन कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में डायबिटीज के ट्रीटमेंट की दरों में कोई सुधार नहीं है, जिसके कारण डायबिटीज से पीड़ित 30 साल और उससे अधिक आयु के आधे से अधिक एडल्ट यानी लगभग 445 मिलियन लोगों को 2022 में ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। आपको बता दें कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों ही बेहद गंभीर बीमारियां हैं। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून बीमारी है, यानी इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर ही हमला करता है, जिससे इंसुलिन का उत्पादन या तो कम हो जाता है या बंद हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज आमतौर पर बच्चों और यंग एडल्ट्स में होती है। वहीं टाइप 2 डायबिटीज में शरीर में कम इंसुलिन बनता है या जो बनता भी है वो ठीक से काम नहीं करता। टाइप 2 डायबिटीज अक्सर समय के साथ विकसित होती है और आमतौर पर 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में होती है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने एक नई योजना शुरू की है जिससे भारतीय प्रतिभाशाली युवाओं को बहुत लाभ होगा। इस योजना का नाम है मेट्स यानी मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम। इस योजना के तहत ऑस्ट्रेलिया में भारत के प्रतिभाशाली युवाओं को कुछ समय के लिए काम करने की अनुमति मिलेगी। दरअसल 23 मई 2023 को ऑस्ट्रेलिया और भारत ने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट MMPA पर हस्ताक्षर किए थे। MMPA एक बायलैटरल फ्रेमवर्क है जो इलीगल और इरेगुलर माइग्रेशन से संबंधित मुद्दों को एड्रेस करता है। इसी MMPA के तहत मेट्स योजना को बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के गृह विभाग के अनुसार मेट्स योजना के तहत भारतीय विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट्स और अर्ली प्रोफेशनल्स को 2 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम करने का मौका मिलेगा। अब एक स्वाभाविक सवाल आता है कि मेट्स योजना के अंदर कौन आवेदन कर सकता है। तो आपको बता दें कि मेट्स योजना में शरीक होने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि यह योजना उन इंडियंस के लिए है जो 30 साल या उससे कम उम्र के हैं।
दूसरी शर्त यह है कि इस योजना में वही इंडियन स्टूडेंट भाग ले सकते हैं जिन्होंने इसके पहले मेट्स योजना के तहत लाभ नहीं उठाया हो। तीसरी शर्त इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स से रिलेटेड है। चौथी शर्त यह है कि अप्लाई करते वक्त स्टूडेंट ने किसी एलिजिबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से 2 सालों के भीतर ग्रेजुएट की डिग्री ली हो। और अंतिम शर्त यह है कि रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी ICT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक या फिर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एग्रीटेक जैसे सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री स्टूडेंट के पास हो। अब एक सवाल यह भी है कि इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। तो आपको बता दें कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2024 में शामिल टॉप 100 यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट इस योजना के लिए एलिजिबल होंगे। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि IAS प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए UPSC IAS प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी GS में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। आज 15 नवंबर को प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें याद किया। आपको बता दें 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आइए बिरसा मुंडा की जयंती पर उनके योगदान के बारे में बात करते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान भारत के झारखंड राज्य में खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के मुंडा जनजाति से बिलोंग करते थे। हालांकि बिरसा मुंडा तब महान बिरसा मुंडा बने जब उन्होंने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। दरअसल उस समय अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में एक नई भूमि बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी जिसे जमींदारी व्यवस्था कहते थे। ये व्यवस्था आदिवासियों के लिए ठीक नहीं थी। यहाँ इस इलाके में इसके पहले आदिवासी व्यवस्था खुटकट्टी चलती थी। खुटकट्टी व्यवस्था में आदिवासी लोगों का जमीन पर संयुक्त स्वामित्व का कॉन्सेप्ट होता था, यानी मालिक कोई एक ना होकर पूरा का पूरा कबीला होता था। इस सिस्टम में मुंडा आदिवासी आमतौर पर जंगलों को साफ करते हैं और जमीन को खेती के लिए तैयार करते हैं। जब अंग्रेजों की जमींदारी व्यवस्था आई तो खुटकट्टी सिस्टम प्रभावित हो गया। अंग्रेजों की इस नई व्यवस्था के कारण साहूकारों, जमींदारों और व्यापारियों जैसे बाहरी लोगों ने आदिवासियों की जमीन हड़प ली और वो आदिवासी जो पहले संयुक्त मालिक हुआ करते थे वो मजदूर बन गए, वो भी भूमिहीन मजदूर। अब यही भोले भाले आदिवासी पेट पालने के लिए जमींदारों के नीचे काम करने को मजबूर हो गए। इन पर अन्याय भी खूब होता था, प्रताड़ना भी दी जाती थी। जैसे जमींदार अक्सर इनसे बंधुआ मजदूरी या जबरन मजदूरी भी करवाते थे, ठीक पैसा भी नहीं देते थे और अमानवीय दशाओं में काम करवाते थे। इन्हीं सब शोषण के खिलाफ बिरसा मुंडा खड़े हुए और एक मुंडा विद्रोह शुरू हुआ। इस विद्रोह को स्थानीय भाषा में उलगुलान भी कहा जाता है। यह आंदोलन बाहरी व्यक्तियों के खिलाफ था जिन्हें दीकू कहा जाता था। यही बाहरी व्यक्ति जमीन पर कब्जा करते थे, शोषण करते थे, धर्मांतरण करते थे और आदिवासियों को सताते थे। यह विद्रोह 1894 से शुरू हुआ था और 1 साल बाद बिरसा मुंडा ने एक स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना भी कर ली थी। मुंडा के नेतृत्व में आंदोलनकारी गुरिल्ला रणनीति का इस्तेमाल करते थे और बाहरी व्यक्तियों, चर्च, पुलिस स्टेशन या अंग्रेजों के काफिले पर हमला भी करते थे। कुछ साल तक यह आंदोलन अपने पूरे शबाब में चला, लेकिन मार्च 1900 में अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल में डाल दिया गया और कुछ महीने बाद हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा भले ही चल बसे थे, लेकिन उनका मकसद हर आदिवासी के दिल में सांस ले रहा था। आगे चलकर बिरसा मुंडा और मुंडा विद्रोह का ये प्रभाव पड़ा कि अंग्रेजों ने 1908 का छोटा नागपुर काश्तकारी CNT अधिनियम लागू किया। इनमें कई प्रावधान थे जो आदिवासियों के हित में थे, जैसे इसमें आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसमें जल, जंगल और जमीन से रिलेटेड आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों को पहचान दी गई। कुल मिलाकर इस कदम से आदिवासी समुदाय के भूमि अधिकारों की रक्षा की गई। आदिवासी समुदायों के हित में जान न्यौछावर करने के कारण बिरसा मुंडा को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी या आदिवासी नेता या धार्मिक सुधारक से बढ़कर भगवान कहा जाता है। इसी योगदान को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए 2021 में भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की।
अभी अभी यूपीपीएससी आरओ विवाद थमा ही था कि हाईकोर्ट ने एक मामले में समीक्षा अधिकारी जैसे पदों के लिए हुई भर्ती को एक बड़ा चौंकाने वाला स्कैम बता दिया है। इसके साथ ही इन भर्तियों की जांच के लिए हाईकोर्ट ने सीबीआई को मोर्चा संभालने को कहा है और सिस्टम की ईमानदारी और भाई भतीजावाद पर तमाम सवाल भी उठाए हैं। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, यूपी परिषद सचिवालय में प्रशासनिक नौकरी के लिए 17 और 27 सितंबर 2020 को 99 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया और यूपी विधानसभा सचिवालय के लिए दिसंबर 2020 में 87 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया। पहले का रिजल्ट 11 मार्च 2021 को आया और दूसरे का 26 मार्च 2021 को। कुल 186 प्रशासनिक पद की रेस में कुल 2.5 लाख कैंडिडेट दौड़ रहे थे। विवाद तब हुआ जब इसका रिजल्ट घोषित हुआ। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार कुल 186 पदों में से लगभग 1/5 पद 1/5 वीवीआईपी के रिश्तेदारों को मिले हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की सूची में शामिल हैं तत्कालीन उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के पीआरओ के रिलेटिव, एक मंत्री का भतीजा, विधान परिषद सचिवालय प्रभारी के पुत्र, विधानसभा सचिवालय प्रभारी के 4 रिश्तेदार, संसदीय कार्य विभाग प्रभारी के लड़के और लड़की, एक उप लोकायुक्त का पुत्र, 2 मुख्यमंत्रियों के पूर्व विशेष कार्य अधिकारी के पुत्र। कुल मिलाकर 38 पद रसूखदार अधिकारियों के रिलेटिव्स को मिले हैं और इन 38 पदों में से 5 पद एग्जाम रिक्रूटमेंट एजेंसी के मालिकों के रिश्तेदार को भी मिले हैं। इन सभी सफल कैंडिडेट्स को 3 साल पहले यूपी विधानमंडल के दोनों सचिवालयों में नियुक्त किया गया था। आपको बता दें कि ये कैंडिडेट समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी और जूनियर पदों में नियुक्त हुए हैं। आरओ एक गैजेटेड पोस्ट है जिसकी सैलरी बैंड 47,600 से 1,51,100 रुपये है और एआरओ की सैलरी मैट्रिक्स 44,900 से 1,42,400 रुपये है। इस मामले में हाईकोर्ट ने नियमों के संशोधन पर भी सवाल उठाए। दरअसल 2016 तक सचिवालयों के लिए रिक्रूटमेंट यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती थी, फिर नियमों में संशोधन करके इसमें बदलाव किया गया। इंडियन एक्सप्रेस को न्यायालय के रिकॉर्ड से पता चला है कि विधानसभा में भर्ती का ठेका ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज बेसिल को दिया गया था, जो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। आगे चलकर बेसिल ने टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग कंपनी को यह काम डेलीगेट कर दिया था। इतना ही नहीं, एक याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि रिजल्ट कभी भी आम जनता के लिए सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया गया, न तो रिजल्ट की डेट का खुलासा किया गया और न ही सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट बताई गई। इस आरोप पर विधानसभा सचिवालय ने हाईकोर्ट को बताया कि फाइनल रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट यूपी लेजी असेंबली recruitment.in पर अपलोड किया गया था और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट विधानसभा सचिवालय के नोटिस बोर्ड पर चिपका दी गई थी। हालांकि जब इंडियन एक्सप्रेस ने वेबसाइट की जांच की तो यहां से रिजल्ट गायब पाए गए। हालांकि फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां विधान परिषद की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। अब अगली सुनवाई 6 जनवरी 2025 को रखी गई है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है फुटलूज इंडस्ट्री। फुटलूज इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो किसी स्पेसिफिक लोकेशन या प्लेस से बंधी हुई नहीं होती और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे संसाधन, भूमि, श्रम और पूंजी से बिना प्रभावित हुए बिना किसी दूसरी जगह पर आसानी से रीलोकेट की जा सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फुटलूज इंडस्ट्री स्पेसिफिक रॉ मटेरियल पर कम निर्भर होते हैं या अधिकांश रॉ मटेरियल छोटे और हल्के होते हैं और इन्हें आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि इसके साथ ही इंडस्ट्री को चलाने वाले अन्य रिसोर्सेज भी दूसरी जगह आसानी से मिल जाते हैं। हालांकि इस इंडस्ट्री में कुशल श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है। इस इंडस्ट्री को इको फ्रेंडली इंडस्ट्री भी कहते हैं क्योंकि इसमें दूसरी इंडस्ट्री की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, हीरे की कटाई, कंप्यूटर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, घड़ी मैन्युफैक्चरिंग आदि फुटलूज इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हाल ही में CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च और गुरुग्राम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में स्वास्तिक पहल के महत्व पर जोर दिया गया। स्वास्तिक का मतलब साइंटिफिकली वैलिडेटेड सोसाइटल ट्रेडिशनल नॉलेज है। इस पहल का मकसद ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न साइंस के बीच एक ब्रिज बनाना है और इन पारंपरिक प्रथाओं के वैज्ञानिक पहलुओं को उजागर करना है। इसे CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च द्वारा शुरू किया गया था, जो कृषि, चिकित्सा, पर्यावरण आदि विभिन्न क्षेत्रों से ट्रेडिशनल नॉलेज की पहचान करती है। इसके बाद विशेषज्ञ और शोधकर्ता मिलकर इन प्रथाओं का वैज्ञानिक सत्यापन करते हैं और फिर इसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से साझा करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय महोत्सव में भाषा, साहित्य और संस्कृति पर आधारित एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह महोत्सव असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल के अन्य हिस्सों और अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले बोडो लोगों को एकीकृत करेगा। इसका मकसद शांति बनाए रखना और एक मजबूत बोडो समाज का निर्माण करना है। महोत्सव की थीम समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव है। यह बोडो समुदाय की समृद्ध संस्कृति, भाषा और शिक्षा पर केंद्रित है। इस महोत्सव को 2020 में हुए बोडो शांति समझौते के जश्न के रूप में भी मनाया जा रहा है। बोडो शांति समझौते ने बोडोलैंड में दशकों पुराने संघर्ष को समाप्त किया था। एक नए अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी पर खतरा मंडरा रहा है। वाटरलू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में 93 पूर्व ओलंपिक स्थलों का विश्लेषण किया गया। बढ़ते तापमान के कारण 2050 तक केवल 52 और 2080 तक 46 स्थल ही ऐसे होंगे जहां इन खेलों का आयोजन हो सकेगा। वहीं पैरालंपिक खेलों के लिए स्थिति और भी गंभीर है। 2050 में केवल 22 और 2080 में महज 16 स्थल ही इन खेलों के आयोजन के लिए उपयुक्त होंगे। यह अध्ययन करंट इश्यूज इन टूरिज्म पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। फिलीपींस ने सुपर टाइफून उसागी के मद्देनजर तूफान की चेतावनी जारी की है और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की कवायद शुरू की है। यह तूफान फिलीपींस के उत्तर में लुजोन द्वीप की ओर बढ़ रहा है। इसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। इसे फिलहाल श्रेणी 4 के तूफान के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यह तूफान व्यापक बाढ़ और भूस्खलन का कारण बन सकता है। इससे पहले तूफान के कारण यहां अब तक 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और भारी तबाही हो चुकी है। उसागी पिछले 3 हफ्तों के भीतर देश में आने वाला 5वां बड़ा तूफान है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून बीमारी है। भारत में इस समय डायबिटीज पेशेंट की संख्या सबसे ज्यादा है। कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में डायबिटीज के ट्रीटमेंट की दरों में बड़े सुधार हो रहे हैं। टाइप 1 डायबिटीज आमतौर पर बच्चों और यंग एडल्ट्स में होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल या फिर नेपाल? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, बिग मामा नाम किसे दिया गया है? कोरल को, मैंग्रोव को, सबसे बड़ी मादा हाथी को या फिर बिग कैट में शामिल एक प्रजाति को? सही जवाब है ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न था, दुनिया के सबसे बड़े कोरल्स की खोज कहां पर हुई है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर अटलांटिक महासागर? सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों के जवाब कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।